हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा टॉपिक एक किस्म का बोल दो ये वाला 7 इयर्स जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्लास 11th का हमने अभी अभी चैप्टर खत्म कर लिया है। कौन सा? जल्दी बोलो। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये हमने खत्म कर लिया है। अच्छे से सब कुछ हमने पढ़ा है। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैंने सब कुछ अच्छे से कवर किया। और अगर आपने भी सब कुछ अच्छे से देख लिया है तो आपको ये जो आज का लेक्चर है जहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ये क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो 99% क्वेश्चंस जो हैं, 98% क्वेश्चंस जो हैं, जो आप बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे अगर आपने ये लेक्चर जो मैंने कराए आपको, ये सारे के सारे लेक्चर देखे हैं, अच्छे से रिवाइज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमारा सिलेबस क्या था। ठीक है, हमारा सिलेबस था ये सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर। जब हमने स्टार्ट किया था उस दिन भी मैंने आपको ये सिलेबस दिखाया था। ठीक है, और मैंने बोला था कि लास्ट वाले दिन भी हम इस सिलेबस को देखेंगे। तो पहले तो आप ये कंफर्म कर लो कि क्या आपने पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है कि नहीं। ठीक, तो अगर आपने पूरे लेक्चर्स देखे तो फिर आप एक बार चेक करो इस सिलेबस को। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा। तो स्टार्टिंग में जैसे हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक, इसी तरह देखो हम इस सिलेबस को देख के एक बार चेक करते हैं कि हमने सारा पढ़ा या नहीं पढ़ा। देखो इसमें पहला है जनरल इंट्रोडक्शन, जो हमने पढ़ लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, वो भी हमने पढ़ लिया। हिस्टोरिकल अप्रोच केमिस्ट्री की, वो भी हमने पढ़ ली। ठीक है, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर भी हमने पढ़ लिया, जहां मैटर का पार्टिकल नेचर हमने देखा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वगैरह। ठीक है, कि मैटर पार्टिकल्स का बना होता है, एटम्स बोलते हैं पार्टिकल्स को, ये सारा हमने कर लिया। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने सारे के सारे खत्म कर लिए, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। ठीक है, उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये सारा भी हमने सीख लिया। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस भी सीख लिया, मोल कंसेप्ट भी सीख लिया, मोलर मास भी सीख लिया, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सीख लिया। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन भी सीख लिया हमने, केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी सीख लिया। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें सिर्फ बैलेंसिंग सीखनी थी, वो मैंने आपको नहीं कराया, मैंने ये मान के कराया कि आपको बैलेंसिंग आता होगा। ठीक, स्टोइकियोमेट्री भी सीख लिया एंड स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस भी कर ली हमने, लिमिटिंग रिएजेंट भी सीख लिया। तो सारा कुछ हमने यहाँ से कवर कर लिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने सारे के सारे लेक्चर्स देखे होंगे। अब देखो मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत से कराया है और आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी लेक्चर्स कवर करने के लिए। ठीक है, तो लेक्चर्स थोड़े से लेंथी हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है, देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है 7 मार्क्स, 07 मार्क्स ये लिखा हुआ है। ठीक, तो एग्ज़ाम में पहले जो 2023 2022 उससे पहले जो एग्ज़ाम होते थे, मतलब ऐसा बोलो 2024 से पहले जो एग्ज़ाम होते थे, उन एग्जाम्स में आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि ये 5 मार्क्स का पूछा जाता था। लेकिन अभी 2024 से आपको पता है सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो इसलिए ये 7 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जाम में, और 2024 में भी 7 मार्क्स का ही पूछा गया था। तो यहाँ क्वेश्चंस किस किस सेक्शन में आएंगे, तो आप बस इतना याद रखो कि 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं आएंगे, यहाँ से 2 MCQs आएंगे। ठीक है, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये दोनों सब्जेक्टिव होंगे, 2 MCQs होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक, ऐसे पूछा जाएगा, 3 2 5 और 2 7 मार्क्स, ऐसे ही 2024 के पेपर में पूछा गया है यहाँ से। ठीक, तो आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट ये जो लेक्चर है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो है, ये मत देखो डायरेक्ट। पहले आप क्या करो, सारे के सारे लेक्चर्स देखो। ठीक है, सारे के सारे लेक्चर्स जो मैंने बनाए वो आप देखो। पूरी प्लेलिस्ट आपको कमेंट्स में लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके पूरी प्लेलिस्ट लगाओ, सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करो। साथ में सारे के सारे लेक्चर्स के नोट्स आपको खुद बनाने, हैंड रिटन खुद लिखना है। अगर आपको मेहनत करनी है, अगर आपको अच्छा बनना है, ठीक है, मतलब अगर आपको ये सीखना है कि केमिस्ट्री है क्या और आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपको रिकॉर्ड बना के चलना है, केमिस्ट्री सीखनी है, तो आपको नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे अपने हाथ से। लेक्चर्स देखने, नोट्स बनाने, ठीक है, सारे के सारे, फिर रिवाइज करना है उनको। रिवाइज करने के बाद एक बार फिर रिवाइज कर लेना है। ठीक, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने लेक्चर्स के अंदर कराए वो सारे के सारे क्वेश्चंस करने, सारे के सारे डाउट्स जो भी हैं वो मेरे से पूछने हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ठीक है,
जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहां पूछने के बाद आपने ये वीडियो देखनी है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो फिर आपसे ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने जितना मैंने कराया है उतना ही पढ़ लिया ना, तो आपने बहुत अच्छा कर लिया है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना हमने नीट नहीं किया, नीट का नहीं पढ़ा, वो नहीं किया। देखो नीट जो एग्जाम होते हैं, नीट हो गया, जेई हो गया, ये लोग ऐसे बोलते रहते हैं। जैसे ही आप 11th में आते हो तो लोग बोलते रहते हैं कि नीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका बेस होता ही नहीं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बेस बने। अगर आपका बेस बन गया, आप सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, अगर आपसे कोई, जैसे आप 11th में आते हो ना, ऐसे ही कोई बोल रहा है कि नीट हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेस आपका तो है नहीं। क्वेश्चन आपसे सिंपल सॉल्व होते नहीं। ठीक है, तो बड़े बड़े नीट के क्वेश्चन उठा के दो तो वो कैसे सॉल्व होंगे। उस चीज को खत्म करने के लिए मैं अपने लेक्चर्स ऐसे बनाता हूं कि आपको हर एक चीज जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपसे नीट भी होगा, आपसे CUET भी, JEE भी, सब एग्जाम क्वालिफाई होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा। ठीक, अगर आप बेस नहीं बनाओगे तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए जो मैंने कराया है वो आप अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट है, पूछो। उसके बाद आप इस लेक्चर पे आओ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करो। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आसानी से हो रहे हैं, इसका मतलब आपने सीख लिया है। ठीक, और अभी आप इसको और इम्प्रूव भी कर सकते हो। अगर आगे आपको कोई नीट वगैरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है या JEE का करना है, वो भी आप कर सकते हो अभी और मेहनत करके। ठीक, तो अभी हम हटाते हैं इसको, चलते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो लेक्चर थोड़ा सा ये लेंथी होने वाला है, क्योंकि एटलीस्ट 42 क्वेश्चन है। ठीक, और 2024 के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे ना, जो अभी इसी साल हुआ था, वो वाले क्वेश्चंस मैंने लास्ट पे रखे हैं। उससे पहले मैंने 2018 से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, 2018 से लेके आगे हम चलते जाएंगे, तो 7 सालों के हम देखने वाले हैं। तो एटलीस्ट 40 क्वेश्चन हैं टोटल, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो ये है। ठीक है, तो देखो ये पहला क्वेश्चन आई थिंक 2018 में पूछा गया था। तो क्या ये आप कर लोगे अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखें? ठीक है, अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अच्छे से, तो आपके सामने ये क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखो यहां लिखा है हाउ इज मोल रिलेटेड टू, ये थ्योरेटिकल मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मोल रिलेटेड टू नंबर ऑफ एटम्स और वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ठीक, मोल को इससे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? ठीक, तो ये वही चीज है जो मैंने आपको मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो पहले केस में आप मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर डिस्कस कर सकते हो, दूसरे में आप मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कर सकते हो। देखो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको यहां लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन जो न्यूमेरिकल टाइप है, जो ऑब्जेक्टिव, वो सारे के सारे मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही करा दिया है, अब बस आपको समझा देता हूं। तो देखो यहां पहला पूछा हुआ है मोल को नंबर ऑफ एटम्स में कैसे आप रिलेट कर सकते हो। तो पहले में आपको वही लिखना है, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर वाला। तो आप लिखोगे 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल ऑफ, मतलब फर्स्ट अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो यही लिखोगे ना, 1 मोल ऑफ किसी भी एलिमेंट के एटम्स, मतलब 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्योंकि नंबर के टर्म में देखना है। दूसरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसी भी गैस की होती है 22.4 लीटर एट STP, मतलब 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपसे हो जाएगा ये। नेक्स्ट ये देखो, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन एक कहीं कभी ना कभी मतलब ऐसा पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व कराना पड़ेगा आपको। तो ये एक्चुअल में जो जेई वाला एग्जाम होता है ना, वहां से उठा के पूछा हुआ है। देखो ऐसा क्वेश्चन करने का, ये अगर ऐसा आपको आ गया, पहले तो ऐसा क्वेश्चन आपको इस बार नहीं पूछा जाएगा, ना ही ऐसा पूछा जाता है, ये बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो हम इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं होता कैसे है। देखो यहां लिखा हुआ है कि कंप्लीट कंबस्शन किया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं, अगर आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है तो आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने बोला है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन की, ठीक है, कंप्लीट कंबस्शन की, और यहां से हमारे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना। ठीक है, अब देखो इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितना 0.246 ग्राम, 0.246 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी जब कंबस्शन की तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया 0.198 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना, और हाइड्रोजन बना
0.1014 इतना हाइड्रोजन बना, मतलब हाइड्रोजन नहीं वाटर बना। ठीक, देखो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको यही लगेगा कि यहाँ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन की, जो मैंने आपको बताया था कंबस्शन क्या होता है कल के लेक्चर में, कंबस्शन होता है किसी कंपाउंड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, ये भी मैंने आपको बताया था, वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो पूछा क्या है, पूछा इसमें यह है कि लिखो, मतलब देखो लिखा हुआ है डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ, मतलब परसेंटेज निकालो, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये निकालो, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो हमें इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या प्रॉब्लम कर दी है, आपको दिख रहा नहीं है, मैं यहां से लिख देता हूं 0.1014, ऐसा है 0.1014, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो यहां ये हमें डेटा दिया हुआ है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी कंबस्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, ठीक है, और दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना, वाटर कितना बना, दिया है। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बताओ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक, अब देखो इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया ही नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन सा। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड में बहुत कम आते हैं, ये कहीं ना कहीं बीच में आ गया। ठीक है, तो अब आप ये देखो, आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन निकालनी है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमारे पास है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे। अगर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता, जैसे मतलब कोई कंपाउंड होता, जैसे CH4 होता या C2H6 होता या कोई भी होता, तो हम आराम से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लेते, परसेंटेज कंपोजिशन वाला टॉपिक यूज करके। लेकिन हमारे पास फार्मूला तो है ही नहीं, सिर्फ बोला हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी कंबस्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, ठीक है, और ये कंपाउंड इतना है और इतना कार्बन डाइऑक्साइड इतना वाटर बन रहा है, और कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज बताओ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक, अब कैसे बताएंगे, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आपको आ गया तो आप ऐसा फार्मूला यूज कर सकते हो। देखो आपको ये तो पता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन है और इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन है, हम यहां से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आपको ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन की परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, इसमें से कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ कार्बन लिखना पड़ेगा, जो यहाँ 12 है, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखना पड़ेगा टोटल इसका, तो 44 ग्राम वो होता है। ठीक, मल्टीपल बाई 100, ऐसे हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन की परसेंटेज, ऐसे निकालते हैं, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन आपने पढ़ाई है। अब देखो इस वाटर से हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे। देखो ये वाटर है, इसमें से हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हाइड्रोजन की निकालनी है, तो यहाँ हाइड्रोजन का मास 2 है, डिवाइडेड बाई ओवरऑल इसका जो मोलर मास है वो 18 होता है, मल्टीपल बाई 100, ऐसे निकालेंगे। ठीक, कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज वाटर से ऐसे निकालेंगे। अब देखो यहां आपको एक चीज याद रखनी है, सीधा परसेंटेज ऑफ कार्बन को कैसे निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन को निकालने के लिए पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड में परसेंटेज को देखते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम कार्बन की परसेंटेज देखें तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 44। ठीक, अब देखो अगर मैं मल्टीपल बाई 100 कर दूं तो फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज निकल जाएगी, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं मल्टीपल बाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, देखो ये 12/44 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज चेक करने के लिए 12/44 करते हैं। अब देखो हमें इस कंपाउंड में देखनी है, तो इस कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, इतना, और टोटल ये कंपाउंड कितना है, इतना। तो हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकला है ना, तो उसकी क्वांटिटी को ये 0.198 यहां लिखेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल कंपाउंड कितना है 0.246 ये लिख दिया। देखो कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया ये चेक करो। हमने पहले कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए देखा कि कैसे निकलती है परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास मल्टीपल बाई 100 ऐसे निकलती है। तो हमने अगर सिर्फ ये लिख दें तो फिर इसमें से निकलेगी, लेकिन हमें इस कंपाउंड में से निकालनी है। इसके लिए हमने क्या किया, पहले तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड में से निकाली, 12/44 आया। ठीक, मल्टीपल बाई क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकला है डिवाइडेड बाई, मल्टीपल बाई देखो ये 0.198 जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकला डिवाइडेड बाई ये
ये कर दिया। तो अब ओवरऑल हमारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से परसेंटेज निकल के आ गई। और आपको पता है 12/44 मल्टीपल बाई 100 भी था साथ में। तो ये पार्ट ऐड करना इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तो कार्बन डाइऑक्साइड में से निकाली, लेकिन ये 0.198 इतना इधर है और डिवाइडेड बाई टोटल कंपाउंड इतना है, तो ये ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मल्टीपल बाई ये करेंगे, मल्टीपल बाई 100, ये वही 100 है जो हम यहां लिख रहे थे, वही। बस इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आपकी निकल के आ जाएगी और वो आती है 21.95%। 21.95%। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो, ऐसे निकालते हैं। अब आप हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालो, बिल्कुल सिंपल है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? आपको पता है हाइड्रोजन कहाँ है? वाटर में। तो वाटर में हाइड्रोजन की परसेंटेज इसमें तो निकाल सकते हैं ना, वाटर का मास यहाँ, हाइड्रोजन इसमें देखो ना, हाइड्रोजन कहाँ है? वाटर में। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 डिवाइडेड बाई टोटल हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? आपको पता है, परसेंटेज कंपोजिशन आती है, पहले वो पढ़ लेना है, उसके बाद ही इसको देखना है। टोटल मास ऑफ वाटर 18 है। अब मल्टीपल बाई क्या करेंगे? जैसे इसमें हमने ये डिवाइडेड बाई ये किया ना, इसी तरह हमने ये डिवाइडेड बाई ये करना है। ठीक, देखो वाटर इससे निकला है, तो वाटर कितना निकला है? इतना डिवाइडेड बाई टोटल कंपाउंड का मास कितना है? इतना। तो वही करना, मल्टीपल बाई 0.1040 डिवाइडेड बाई 0.246 और मल्टीपल बाई 100, वही। बस यहां से आ जाएगी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पे परसेंटेज ऑफ वाटर हाइड्रोजन निकल के आएगी 4.58%। 4.58% निकल के आएगा आंसर। ठीक, ये आप चेक कर लेना यहां से कैलकुलेट करके। ऐसा क्वेश्चन देखो, अगर तो कंपाउंड का फार्मूला होता तो बहुत आसान होता परसेंटेज निकालना, लेकिन हमारे पास फार्मूला नहीं है, इसलिए हम यहां से निकाल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसा फार्मूला यूज करोगे कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, तो यहां से कार्बन को उठाओगे, कार्बन से तो निकाल सकते हैं, मल्टीपल बाई ये डिवाइडेड बाई ये करोगे, मल्टीपल बाई ये डिवाइडेड बाई ये। इसी तरह यहां पहले हाइड्रोजन की निकालोगे, 2/18 मल्टीपल बाई ये डिवाइडेड बाई ये। तो बस ये आएगी जो परसेंटेज। ऐसे हम निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में जहां फार्मूला नहीं दिया होता। ठीक, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, मैं यहां लिख देता हूं कि ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, जो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस सा लग रहा है। ठीक, जैसा हमने पढ़ा नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, सिर्फ एक क्वेश्चन अभी तक ऐसा आया। अब नेक्स्ट देखो हमने ये देखना है कि क्या हम पूरा चैप्टर जो हमने लेक्चर्स किए उनको पढ़ के क्या हम 98% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो 100% परफेक्ट कहीं कोई नहीं होता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या ऐसा आधा पार्ट किसी क्वेश्चन का आ जाता है जो हमसे सॉल्व नहीं होता। तो ऐसा एक क्वेश्चन था जो मतलब जैसा कंसेप्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया उससे अलग थोड़ा सा ऐसा आ गया था क्वेश्चन। ठीक, एक हमने लिख दिया, लेकिन वो भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर ऐसा आ गया तो। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास। देखो ये एक्चुअल में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पूछा हुआ है मास ऑफ अ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ठीक, देखो आपको जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, किसी मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल का मास यही होता है, किसी मॉलिक्यूल का मास वो होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक, लेकिन यहां इन्होंने पूछ लिया है कि मास ऑफ अ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या है। ठीक, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो जब हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था ना, तो हमने क्या किया था, हमने कोई मॉलिक्यूल लिया था तो इसमें हमने सम ऑफ एटम्स कर दिया था। आप अगर डेफिनेशन चेक करो जो मैंने आपको कराई, सम ऑफ एटम्स कर दिया था, सम ऑफ एटॉमिक मासेस कर लिया था इसमें। तो यहां से हमारा आया था, जैसे 2 हाइड्रोजन का है, यहाँ 16 ऑक्सीजन का है, तो 18 U आया था मॉलिक्यूलर मास। ऐसे हमने निकाला था मॉलिक्यूलर मास। अब देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो सॉल्व कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जिसको जो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, होता तो ये भी मॉलिक्यूल का मास है, लेकिन इसको हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस करके, मतलब इसको हम सम ऑफ एटॉमिक मासेस करके निकालते हैं। और मास ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ऐसा बोल सकते हो कि अगर हम कोई मॉलिक्यूल लें, सपोज हमारे पास मॉलिक्यूल है AB, तो इसका मास अगर हम, मैंने आपको एक वर्ड उधर बताया था लेक्चर में, स्पेक्ट्रोमेट्री, कि स्पेक्ट्रोमेट्री से हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल को लें, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसका मास हम स्पेक्ट्रोमेट्री से डिटरमाइन करें, एग्जैक्ट मास, एक्चुअल मास। ठीक है, एक्चुअल मास, तो वो जो मास होगा उसको बोलेंगे मास ऑफ मॉलिक्यूल। वो किसी
कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, उसका मास अगर हम किसी स्पेक्ट्रोमेट्री या किसी टेक्निक से डिटरमाइन करें, वो उसका एग्जैक्ट मास हो, एक्चुअल मास हो, उस मास को बोलते हैं मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है जब हम किसी मॉलिक्यूल में एटॉमिक मासेस को प्लस करके मास निकालते हैं, उस मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये देखो, ये मोल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। तो यहां बोला हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। अब देखो यहां कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे, मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर लोगे, न्यूट्रॉन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि न्यूट्रॉन वाला जो टॉपिक है वो आगे वाले चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है, ठीक। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब आप इस क्वेश्चन में न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन अभी आप बस मुझे मॉलिक्यूल्स और मोल्स कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक है। देखो ऐसा है, यहां पूछा हुआ है कि 49 ग्राम H2SO4 दिया है, ठीक है। इस 49 ग्राम H2SO4 में बताओ मोल्स कितने और बताओ इसमें मॉलिक्यूल्स कितने, ये दोनों कैलकुलेट करके बताओ। आपने मोल कंसेप्ट तो पढ़ा ही है, ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। फिर देखो मोल्स कितने, मोल्स निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है? मोल्स का फार्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ये होता है। तो मास कितना दिया है? 49 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कैसे निकालेंगे इसका? H2SO4 का मोलर मास कैसे निकलेगा? H2SO4, ठीक। अगर आपको लिखना है तो आप साथ साथ लिख लेना, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं लिख लेना, लेकिन बाद में यहाँ बहुत उल्ट सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा क्योंकि मैं सब कुछ मिक्स कर रहा हूं यहाँ, ठीक है। मैं बस आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप साथ साथ लिख सकते हो। देखो जैसे मैं H2SO4 का ये निकालूं, H2SO4 का मुझे मोलर मास निकालना है, मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालना है, उसके आगे लिख देना है ग्राम, तो इसका 2 आएगा, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 64, 4 ऑक्सीजन का 64, एक का 16 होता है। तो 64 प्लस 32 प्लस 2 करो तो कितना आएगा? 4 2 6 2 8, 6 7 8 9, 98 आएगा, ठीक। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास कितना आया? 98, ठीक। और यहां आपको पता है यहां ग्राम पर मोल आता है, ये तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहां से ओवरऑल जो आंसर आता है 49 1 द 49, 49 2 द 98 होता है, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स आ गए, ठीक। ये हमने निकाल लिए नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम H2SO4। अब दूसरा पूछा है इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक। अब देखो हमारे पास अगर हम ऐसा लिखें 1 मोल ऑफ H2SO4, H2SO4 के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक, ऐसा होगा। अब देखो हमें पूछा है 49 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमने 49 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लिया, आया 0.5 मोल। तो मतलब अगर हम 0.5 मोल में मॉलिक्यूल निकालें तो वही उतने ही मॉलिक्यूल होंगे जितने 49 ग्राम में होंगे, क्योंकि 49 ग्राम को हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब आप 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 0.5 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 0.5 मोल ऑफ H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? देखो 1 मोल में अगर इतना है तो 0.5 में कितना होगा? देखो ना, ऐसा मैंने आपको बहुत बार कराया। 1 किलो प्याज की वैल्यू 10 रुपया, तो 10 किलो प्याज की कितनी होगी? 10 मल्टीपल बाई 10, ये करेंगे। तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल से 0.5 में कितने होंगे? 0.5 मल्टीपल बाई ये, तो ये आएगा 0.5 इंटू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, 0.5 को 1/2 लिख लो, इंटू 6.022 को इंटू 10⁻23 है ना, इसको 6 मान लो, 2 1 2 2 3 6, 3 इंटू 10⁻23 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो हमने मोल्स निकाल लिए, मॉलिक्यूल निकाल लिए, न्यूट्रॉन अभी आप नहीं निकाल सकते, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ने के बाद निकाल पाओगे, ठीक है। अब हम एक बार इसको साफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो रहा हमारी स्क्रीन पे ये, ठीक। तो ये आप आसानी से कर सकते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक। तो क्या लिखा है? डिफाइन मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड नंबर विद एग्जांपल्स। मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर करना है, एग्जांपल्स देनी है। तो मैंने आपको ये कराया हुआ है मोल कंसेप्ट में, आप जाकर देख लो एक बार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो यहां ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जो थोड़ा सा मिस प्रिंट है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस बड़े बड़े कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन होते बिल्कुल आसान है। यहां हमें पूछा हुआ है कि देखो मैं एक बार लिख देता हूं इसका क्या डेटा दिया हुआ है, फिर इसको करते हैं। लिखा हुआ है 4.2 ग्राम ऑफ NeHCO3, यहां ऐसा लिख सकते हो आप NeHCO3। आप भी मेरे साथ
सॉल्व करो अगर आपको बेटर परफॉर्म करना है एग्जाम में, ठीक है, अच्छे मार्क्स लेने, रिकॉर्ड बना के जाना है आगे वाली क्लास में, ठीक। तो फिर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। देखो यहां बोला हुआ है कि व्हेन 4.2 ग्राम NeHCO3 जो 4.2 ग्राम दिया हुआ है, इसको जब ऐड करते हैं एक सोल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस में, ठीक है, CH3COO माइनस वेइंग, देखो ये मिस प्रिंट है, लेकिन मिस प्रिंट है तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। CH3CO माइनस है या फिर CH3COH है, कुछ पता नहीं है, दिख नहीं रहा है, और यहां लिखा हुआ है ये कितना है 10 ग्राम, यहां ये 10 ग्राम है। तो आगे लिखा हुआ है, मतलब देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि जब इसको हम ऐड करते हैं इसमें तो बनता क्या है, आगे देखो यही लिखा है ना, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, मतलब यहां से ये ऑब्जर्व हुआ कि 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, 2 पॉइंट नहीं ऐसे लिख दो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ 2.2 ग्राम, ठीक। प्लस आगे देखो लिखा हुआ है कि एक रेजिड्यू कुछ और बन गया साथ में, कुछ रेजिड्यू बच गया, रेजिड्यू लिख दो यहां, रेजिड्यू बना हमारा 12 ग्राम, ठीक। अब नीचे लिखा हुआ है बताओ कि क्या ये डेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो अगर आपने, हाँ तो आपको दिख नहीं रहा है, ऐसे कर लो, रुको मैं यहां बता देता हूं आपको कि ये रिएक्शन हुई ना, यहां से हम इधर लिख देते हैं, यहां बना एक तो कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम, ठीक है, प्लस यहां रेजिड्यू ये बना कितना 12 ग्राम, ऐसे लिख दो, ठीक। ये क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया हुआ है कि जब हम जब हमने इसमें ऐड किया तो इसका 4.2 ग्राम इसके 10 ग्राम में ऐड किया, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना और रेजिड्यू बना 12 ग्राम। अब बोला हुआ है बताओ क्या ये डेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो आपको मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कब फॉलो करेगा, जब ये दोनों का मास, मतलब इसको और इसको जब हम प्लस करेंगे तो इसको प्लस करने के बाद जो आएगा उसके बराबर हो जाएगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है ये, ठीक। तो अब आपको ये पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप छोड़ दोगे इसको, ठीक, बिल्कुल सिंपल है। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, मतलब रिएक्टेंट में जो हमने मास लिया वो प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, यही होता है। तो रिएक्टेंट का मास कितना है, देखो 4.2 ग्राम प्लस 10 ग्राम इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास कितना है 2.2 ग्राम प्लस 12 ग्राम। तो रिएक्टेंट का टोटल मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए, यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहां से जब हम इसको प्लस करेंगे ना तो यहां से आएगा 14.2 ग्राम, ठीक है, और इधर से भी वही आना चाहिए, तो इधर से भी देखो 12 और 13 14 14.2 ग्राम आएगा इधर भी, ठीक। तो इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास है, हेंस दिस डेटा फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। इतना आसान था, देखो दिखा तो बड़ा बड़ा है लेकिन है बहुत आसान, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। आपने लेक्चर्स पहले तो देखना ही है, उसके बाद ही आपको क्लियर होगा ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा मैंने आपको कराया हुआ है, ये मैं आपको यहां नहीं कराऊंगा, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करो, और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज दो इसको। ऐसा क्वेश्चन जो है हमने जब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला किया था वहां हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, और ये क्वेश्चन एक्चुअली में टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वहां से ये होता है। देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं, यहां मास परसेंटेज आयरन और ऑक्सीजन की दी है, मतलब आयरन का फार्मूला मतलब आयरन का जो सिंबल होता है ये होता है और ऑक्सीजन का ये होता है। इन दोनों की मास परसेंटेज दी है 69.9% और 30.1, 69.9% और 30.1%। आप टेक्स्ट बुक पे देखो ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये दिया हुआ है, ठीक। और मोलर मास भी दिया हुआ है ऑक्साइड का मोलर मास भी दिया हुआ है, मोलर मास भी दिया हुआ है कितना 159.8 ग्राम पर मोल, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि इंपीरिकल फार्मूला निकालो और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, ठीक, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। तो ऐसा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। देखो आपको पता है क्या करना है, यहाँ परसेंटेज को पहले मास में कन्वर्ट करना है, फिर उसको मोल में कन्वर्ट करना है, फिर वहां से इंपीरिकल फार्मूला आएगा। फिर आपको मोलर मास दिया है तो मोलर मास डिवाइडेड बाई इंपीरिकल फार्मूला मास करेंगे, वहां से n आएगा, उस n को इंपीरिकल फार्मूला से मल्टीपल करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो ये क्वेश्चन करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने आप को मारो एक, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया था,
ठीक, तो इसको करो, मुझे भेजो, देखते हैं फिर ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार भी पूछा जा सकता है, ये 4-5 सालों में पूछा है। ठीक, यही ये टेक्स्ट बुक का है, वहां से उठा के पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो, ये देखो, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द सैंपल ऑफ ब्लू विट्रियोल। अब देखो ये ब्लू विट्रियोल है क्या, उसका फार्मूला आगे दिया हुआ है, CuSO4 इंटू 5H2O। अब देखो ये जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। ठीक, अब इन्होंने बोला है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की परसेंटेज निकालो। यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये इतने पार्ट को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसकी परसेंटेज निकालो। तो परसेंटेज कैसे निकालती, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है, तो परसेंटेज ऑफ H2O। ठीक, और यहाँ कितने H2O की निकालनी है, 5H2O लिख दो यहाँ, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5H2O, तो इसकी परसेंटेज निकालने के लिए मास लिखना पड़ेगा, मास ऑफ 5H2O डिवाइडेड बाई टोटल मास मल्टीपल बाई 100, ऐसे निकलती है परसेंटेज। अब आपको पता है 5H2O का कितना मास होगा, एक H2O का मास कितना होता है, देखो एक H2O का मास होता है, अगर आप निकालोगे मास मतलब मोलर मास, ठीक है, 18 ग्राम ये होता है। तो 5 का कितना होगा, 18 इंटू 5 करेंगे तो 90 आएगा। 90 डिवाइडेड बाई टोटल मास इस कंपाउंड का कितना होगा। आपको बस यहाँ इसका टोटल मास निकालने के लिए ये प्रॉब्लम आएगी कि आपको कॉपर का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि आप कुछ देखो, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास तो आपको याद करना ही है, बाकी कुछ और एलिमेंट्स के भी एटॉमिक मासेस आप याद कर लो। जैसे कौन कौन से कर लो, जैसे कॉपर का कर लो, सिल्वर का कर लो, गोल्ड का कर लो, आयरन का कर लो और जिंक का कर लो, इनके एटॉमिक मास भी आप याद कर लो। ठीक है, कॉपर का होता है 63.5, ठीक। सिल्वर का होता है हमारे पास, सिल्वर का होता है 108, ये याद कर लो, ठीक। गोल्ड का होता है 197, ठीक है। आयरन का होता है 56, जिंक का होता है 65, ठीक है। और कभी कभी जिंक का जो है 65.3 भी दिया होता है, लेकिन आप 65 लिखो या 65.3 लिखो, एक ही चीज है। ये भी आप साथ में याद कर लो अगर आपको सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन आया है, ये तभी आपसे सॉल्व होगा अगर आपको कॉपर का मास पता होगा। देखो कॉपर का कितना होता है 63.5 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का, यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन का 16, 4 का 64 प्लस 5 H2O का कितना अभी हमने निकाला, 5 H2O का होता है 90, ठीक। बस इसको प्लस करो, ये कुछ 249.5 आएगा, इसको आप राउंड ऑफ करके 250 लिख सकते हो, ठीक है, या फिर 249.5 भी लिख लो, ठीक, तो भी चलेगा। तो अब देखो टोटल मास आ गया कितना 249 कितना आ गया 249.5, ठीक है। और देखो यही है मास ऑफ 5H2 हमने ऊपर लिखा 90, नीचे आ गया 249.5, इसको आप 250 कर लो राउंड ऑफ करके, मतलब 250 भी लिख लो तब भी चल जाएगा। तो यहाँ मल्टीपल बाई 100 करना है, इसको सॉल्व करो तो परसेंटेज एटलीस्ट 30% के आसपास आएगी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक, या फिर 35.99 या इतनी आएगी। तो ये आप निकाल लेना, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये होती है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये होता है, तो आपको कोई और कंपाउंड दे के भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां देखो डिस्कस द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये तो आप कर लोगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स डिस्कस करने, देखो मैंने आपको पहले भी बोला था ये पूछा हुआ एग्जाम में, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, तो ये आप तो कर लोगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड गिव इट्स रिलेशन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब मैंने आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ाया था, मैंने आपको ये बताया था कि इसका रिलेशन पूछा हुआ है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इनको डिफाइन करना है और इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला बताया था, और n क्या होता है मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये होता है, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो ये रिलेशन होता है, ये आप एक बार देख लेना नोट्स में। नेक्स्ट देखो, ये देखो ये क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बेस्ड है, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए एक बार इसको हटा देते हैं, फिर ये सॉल्व होगा। तो आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर जिसको मैंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोला था वो तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है लेक्चर देखने के बगैर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, ठीक। तो देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या बोलता है कि एक केमिकल कंपाउंड को जहां मर्जी से लेके आओ, जैसे मर्जी बनाओ, उसमें सेम एलिमेंट फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास में कंबाइन होते हैं, यही बोलता है। अब आप ये देखो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक गलती है सबसे बड़ी। फर्स्ट स्टार्टिंग में जो 1.3375 वैल्यू दी हुई है, 1.3375 ये गलत दी हुई है, ये एक्चुअल में 1.
ये 33 नहीं है, एक 3 है, 1.375 है, ठीक है, 1.375 है, 1.3375 नहीं। अगर आप 1.3375 ले लो तो आप पूरी जिंदगी इसको सॉल्व करते रहो, कभी सॉल्व नहीं होने वाला, फिर ये लॉ ऑफ कंस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक। तो यहां हमें यही बताना है कि बताओ ये लॉ ऑफ कंस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है कि नहीं। तो अगर हम ये वैल्यू लेंगे तो ये फॉलो नहीं करेगा, अगर हम ये वैल्यू लेंगे तो फॉलो करेगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। यहां नीचे जो पूछा हुआ है ना, इन्होंने बोला हुआ है कि इस क्वेश्चन को निकालो और बताओ कि ये जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है। तो अगर हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कराना है तो हमें स्टार्टिंग में ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि उनसे मुझे लग रहा है ये मिस्टेक हुई है, ये वैल्यू 33 उन्होंने लिख दी है, ये गलत है, ठीक है। तो हम नीचे वाली वैल्यू लेके इसको स्टडी करेंगे। अब देखो पूछा क्या है, पूछा यही है कि 1.3375 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड वाज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग, ठीक है। तो देखो यहां मैं आपको बताता हूं, 1.375 लिख देता हूं मैं, और क्यूप्रिक ऑक्साइड है मतलब कॉपर का ऑक्साइड है, ठीक। इसको रिड्यूस किया, इसको रिड्यूस आपको पता है रिड्यूस करने का मतलब होता है इससे ऑक्सीजन को हटाना, ठीक है, वो होता है रिड्यूस करना, आपने 10th में पढ़ा होगा, अभी इतना आपको सोचना नहीं है। इसको रिड्यूस किया, ये रिड्यूस क्या होता है ये आप आगे रिडॉक्स रिएक्शन करके एक चैप्टर आएगा, वहां आप अच्छे से सीख जाओगे। अभी अब बस इतना देखो, ये बोल रहा है कि 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इसको रिड्यूस किया हीट करके, और यहां से कॉपर निकला 1.098 ग्राम, यहां से 1.098 ग्राम कॉपर निकला, ठीक। इसको रिड्यूस किया मतलब इससे ऑक्सीजन को हटाया, तो यहां से कॉपर निकला, कितना निकला 1.098 ग्राम, ये दिया हुआ है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, ठीक। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये दिया हुआ है देखो लिखा हुआ है इन एन अदर एक्सपेरिमेंट 1.79 ग्राम ऑफ कॉपर, 1.79 ग्राम कॉपर है, इससे कॉपर ऑक्साइड बनाया है, इससे क्या किया है, कॉपर ऑक्साइड बनाया है 1.476 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बनाया है, ठीक। ये दो एक्सपेरिमेंट्स हैं यहां ओवरऑल, 1.476 1.179 ठीक है, 1.79 नहीं है 1.179 है, ये ध्यान रखना आप। अब मैं देखो मैं इधर उधर क्यों मूव कर रहा हूं, क्योंकि मेरी स्क्रीन इधर है, मैं यहां से देख के आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग मतलब बोरिंग क्रिएट नहीं करनी है अपने दिमाग में, ठीक। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो देखो ओवरऑल अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहां ये बोला हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट में ये, दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये डेटा दिया हुआ है, ठीक। बोला है कि एक एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया और वहां से इतना कॉपर निकला, दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये बोला है कि कॉपर के साथ किसी चीज को रिएक्ट करवाया और यहां से इतना कॉपर ऑक्साइड निकला, ठीक। और यहां आगे बोला हुआ है कि बताओ कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है ये डेटा कि नहीं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को, ठीक, ये डेटा फॉलो करता है कि नहीं करता, ठीक है। उन्होंने तो यही बोला है कि बताओ कि करता है, ठीक, कैसे करता है। अब देखो आपको पता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होता क्या है कि केमिकल कंपाउंड को जहां मर्जी से लेके आओ, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल में जब पढ़ाया था, तो मैंने बोला था वाटर को जहां मर्जी से लेके आओ, यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की रेशो होती है 1:8, ठीक। इसी तरह इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो कंपाउंड कौन सा है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमारे पास कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड, देखो यहां भी कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड है। आपको बस इतना बताना है कि चाहे कॉपर ऑक्साइड यहां है हमारे पास, यहां है, चाहे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड यहां है, दोनों ही कंपाउंड के अंदर, ये भी कॉपर ऑक्साइड ये भी कॉपर ऑक्साइड, एक एक्सपेरिमेंट में हमने ऐसे किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने ऐसे, दोनों में ओवरऑल कंपाउंड हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है। आपको बस ये बताना है कि अगर दोनों कंपाउंड्स के अंदर कॉपर इज टू ऑक्सीजन की रेशो जो इसमें होगी, क्या वही कॉपर इज टू ऑक्सीजन की रेशो इसमें होगी, किसकी रेशो, मास की रेशो, मतलब जो मास की रेशो कॉपर इज टू ऑक्सीजन में इस एक्सपेरिमेंट में होगी, वही मास की रेशो कॉपर इज टू ऑक्सीजन में यहां होनी चाहिए, ठीक। अब आप ये देखो कि इसको करना कैसे है सॉल्व। अब देखो पहला जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हमें कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है और इसमें कॉपर का मास दिया हुआ है, ठीक, कॉपर का मास दिया है। क्या हम यहां से ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो पूरा कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड, उसमें से कॉपर का मास दिया हुआ है, तो अगर हम इस पूरे कंपाउंड के मास में से कॉपर के मास को निकाल दें, मतलब इस पूरे कंपाउंड के जो पूरा कंपाउंड है इसमें से कॉपर का मास निकाल दें, तो पीछे क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन का मास। तो मतलब हमें ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए पूरा कंपाउंड है जो 1.375, इसमें से कॉपर का मास निकालना पड़ेगा 1.098, इसको माइनस करेंगे तो यहां से ऑक्सीजन का मास आ जाएगा, और ये मास आएगा कितना, ये आएगा 0.277, यहां से आएगा 0.277, इतने ग्राम
ऑक्सीजन आ जाएगा। मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर हम यहां लिखें तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, जिसमें कॉपर कितना है और ऑक्सीजन कितना है। कॉपर कितना है 1.098 ग्राम और ऑक्सीजन हमने अभी निकाला 0.277 ग्राम। ये आ गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें कॉपर इतना है, ऑक्सीजन इतना है, ठीक। अब देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट में, सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी कॉपर ऑक्साइड है, इसमें कॉपर कितना है सेकंड एक्सपेरिमेंट में। कॉपर देखो ये दिया हुआ है 1.179 ग्राम कॉपर है। तो इसमें ऑक्सीजन हम निकाल सकते हैं। देखो ऑक्सीजन निकालने के लिए देखो टोटल कंपाउंड है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, इसमें से अगर हम कॉपर को निकाल लेंगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा। तो कॉपर का मास हमें दिया हुआ है, टोटल मास कितना है 1.476 माइनस इसमें से कॉपर का मास 1.179, ये निकाल लेंगे तो यहां से जो आएगा वो आ जाएगा ऑक्सीजन का मास। एक बार आप दिमाग लगाना इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहां से आ जाएगा 1.476 ही है ना, यहां 1.476 से एक बार चेक कर लो, गलत तो नहीं है। 1.476 ठीक है, 1.476 है। और यहां से अगर हम ऑक्सीजन को निकालेंगे तो आएगा 0.297, यहां से आएगा 0.297। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में कॉपर का मास इतना है, ऑक्सीजन का मास है 0.297। अब आप देखो हम दोनों ही कंपाउंड में कॉपर इज टू ऑक्सीजन की रेशो चेक करेंगे। अब आप देखो इस कंपाउंड के अंदर भी कॉपर ऑक्साइड है, इस कंपाउंड के अंदर भी कॉपर ऑक्साइड है, दोनों सेम कंपाउंड है। अगर कंपाउंड सेम है तो दोनों के मास की रेशो जो है वो सेम आनी चाहिए। तो इस कंपाउंड के अंदर कॉपर इज टू ऑक्सीजन की रेशो निकालो, इस कंपाउंड के अंदर कॉपर इज टू ऑक्सीजन की रेशो निकालो, ठीक। यहाँ कॉपर इज टू ऑक्सीजन की रेशो कितनी आएगी, कॉपर कितना है, मास की रेशो निकालनी है। तो मास कितना है इसका 1.098 इज टू यहाँ ऑक्सीजन है 0.277, ठीक। यहां अगर आप करोगे तो यहां 1.179 इज टू 0.297, ठीक। तो अगर आप इसको देखो रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है डिवाइड, ठीक। इसको अगर आप 1 से करोगे ना, ये 0.277 1 द 0.0277 इतना आएगा, इसको 3.9 पे ये चला जाएगा। तो इसकी रेशो आएगी कॉपर इज टू ऑक्सीजन की रेशो आएगी 3.9 इज टू 1। या इसको हम नियरली ये भी लिख सकते हैं कि कॉपर इज टू ऑक्सीजन की रेशो 3.9 को 4 भी लिखा जा सकता है, 4 इज टू 1 ये आएगी। अब देखो अगर इसमें इस कंपाउंड में कॉपर ऑक्साइड की रेशो, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर इज टू ऑक्सीजन की रेशो 4 इज टू 1 आई, तो अगर ये भी कॉपर ऑक्साइड है तो इसमें भी वही आनी चाहिए। तो इसमें भी वही होता है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 3.9 आएगा। तो कॉपर इज टू ओ की रेशो 3.9 इज टू 1 यहाँ भी आएगी, और कॉपर इज टू ऑक्साइड की रेशो यहाँ भी 4 इज टू 1 लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो कि सिंस दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स में कॉपर ऑक्साइड में कॉपर इज टू ऑक्सीजन की रेशो जो है वो सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये जो डेटा दिया हुआ है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ये आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हो। देखो इसको अगर 1 से मल्टीपल करेंगे इतना आएगा, 3.9 से करेंगे तो इसके आसपास आएगा अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा चेंज हो सकता है यहाँ 1.178 हो, लेकिन चलेगा। 3.9 पे ये आता है, यहाँ भी 3.9 पे ये, तो 3.9 इज टू 1 को हम 4 इज टू 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3.9 इज टू 1 भी लिखो तब भी सेम है। तो इसका मतलब फाइनली आप आंसर कैसे दोगे, आप बोलोगे सिंस इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स, मतलब बोथ एक्सपेरिमेंट जो हमने देखे दोनों में ही कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड है, कॉपर ऑक्साइड, और दोनों में ही कॉपर इज टू ऑक्सीजन की रेशो जो है 4 इज टू 1 है। हेंस दिस डेटा इलुस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ऐसे करके हम आंसर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। आप एक बार दिमाग लगाना, अगर कोई प्रॉब्लम आई मेरे से पूछ लेना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देखो स्टेट एंड एक्सप्लेन गे-लुसेक लॉ। तो ये मैंने आपको कराया था गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, तो वो यहां एक्सप्लेन कर लेना है, 2 एग्जांपल दे देनी है, कर लोगे। नेक्स्ट स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अभी हमने देखा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तो इसको एक्सप्लेन करना तो आपको आता ही होगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन डेफिनेशन लिखनी है, एक एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये करके देखते हैं। यहां देखो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल का मास पूछा है, 1 मॉलिक्यूल का मास पूछा है। हाँ मोल कंसेप्ट यूज होगा, सिंपल है। तो करो आप भी अपनी नोटबुक के ऊपर इसको, सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहां हम इसको कर सकते हैं। इधर यहां पूछा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके 1 मॉलिक्यूल का मास बताओ कितना होगा। आपको पता है 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, इनका मास कितना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास कितना होता है, किसी के भी 1 मोल का मास उसके मोलर मास के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है 12 +
32 करेंगे 44 ग्राम, 44 ग्राम आएगा। तो आपको पता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 44 ग्राम है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होते कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44 ग्राम, ठीक। अब देखो हमें 1 मॉलिक्यूल का पूछा है, तो 1 मॉलिक्यूल का मास आपको पता है कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सिंपल है, 44 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसे ही निकाला जाता है ना। 1 किसी भी चीज का 1 निकालने के लिए मैंने आपको बताया ये डिवाइडेड बाई ये, तो इतने मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो 1 मॉलिक्यूल का मास पूछा है 44 बाई ये, क्या आएगा? तो यहां से इसको राउंड ऑफ करके 6 मान लो अगर, ठीक है, तो कुछ 7 पॉइंट कुछ आएगा, इसको आप सॉल्व करके देख लेना, जो आया वही मास होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। यहाँ 10⁻⁻ में आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻ में आएगा, -24 -23, ठीक। साइंटिफिक नोटेशन सॉल्व करना, सब कुछ सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है, राउंड ऑफ करना भी सिखाया है। 6.022 को राउंड ऑफ करके 6 मान लो, 44 को 6 से डिवाइड कर लो, तो इसको ऊपर लेके जाओ, 10⁻⁻ में आ जाएगा, तो यही आएगा, ठीक। मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। अब देखो इस ऐसे क्वेश्चन में आपको यह भी पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, या फिर कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। 1 एटम का मास ऐसे ही निकालते हैं, हमें पता है 1 मोल का मास इतना है, तो 1 मोल मतलब इतने का मास इतना है, तो 1 का कितना होगा? 1 मॉलिक्यूल का मास ये डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो कि नहीं। पहला देखो डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपल है, एम्पिरिकल फार्मूला आप कर लोगे, ठीक। दूसरा देखो व्हाट इज मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर, 0.5 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होगा? तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देखो 0.5 मोल ऑफ वाटर का मास निकालना है। वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो आपको पता है 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होता है? 1 मोल ऑफ H2O का मास कितना होता है? इज इक्वल टू इसका मोलर मास होता है 18 ग्राम। 1 मोल H2O का मास होता है 18 ग्राम, तो 0.5 मोल का पूछा है, 0.5 मोल ऑफ H2O का मास होगा 18 डिवाइडेड नहीं, 1 मोल का इतना है, तो इतने मोल का कितना होगा? ये मल्टीपल बाई ये, वही चीज है। 1 किलो प्याज का 10 रुपये रेट है, 10 किलो का कितना होगा? ये मल्टीपल बाई ये, वही चीज है। यहाँ एक मोल का 18 ग्राम होता है, ये आपको पता है, मोल कंसेप्ट पढ़ा है आपने। 0.5 मोल ऑफ वाटर का कितना होगा? ये मल्टीपल बाई ये, तो 0.5 मोल का होगा 0.5 मल्टीपल बाई 18। 0.5 जो होता है 1/2 होता है इंटू 18, 2 9 टू द 18, तो 9 ग्राम हो जाएगा। 0.5 मोल का मास 9 ग्राम हो जाएगा, ठीक। जो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये तो आप कर सकते हो। डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स, एवोगैड्रोस नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक। एवोगैड्रोस नंबर तो आपको पता है क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको? एन होता है, आपको मैंने बताया सब कुछ, एमिडियो एवोगैड्रो ने दिया था, ये किया था, वो किया था, सब लिखना है, ठीक। मोल इन टर्म्स ऑफ मास भी आपको बताया था। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो सीधी सीधी डेफिनेशन है, आप लिख लोगे, ठीक। नेक्स्ट देखो, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन देम। मैंने आपको उस टाइम बताया था, जब ये पढ़ाया उस टाइम बताया था ना कि इसमें रिलेशन पूछा जाता है, तो आप डिफाइन कर सकते हो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को, रिलेशन बता सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n क्या होता है एक बार पहले भी रिपीट कर लिया, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो 2 मोल्स ऑफ वाटर का मास कितना होगा? अब आपको ये तो पता है, ये क्वेश्चन कितना आसान है। यहां देखो, अभी हमने देखा 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम, 2 मोल का कितना होगा? 2 मल्टीपल बाई 18 इज इक्वल टू 36 ग्राम। ऐसे ही करना है, देखो ऐसे ही लिखना है आपको, ऐसे लिखना है 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम होता है, 2 मोल इज इक्वल टू 18 इंटू 2 36 ग्राम होगा, इतना सिंपल। नेक्स्ट देखो, ये देखो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है जो मैंने आपको पहले बोला था एम्पिरिकल फार्मूला निकालने वाला। देखो ये वही है, आयरन की और उसकी ऑक्सीजन की परसेंटेज दी है, सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज को पहले मास में कन्वर्ट करना है। अब देखो साथ में आयरन का एटॉमिक मास वो दे भी दिया इन्होंने, ताकि आप मोल्स निकाल पाओ। आयरन का दिया भी है, अगर नहीं आता तो आपको आयरन का याद भी होना चाहिए। आयरन का 56 होता है, ठीक। तो वो चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी। ये क्वेश्चन और वो पीछे वाला क्वेश्चन सेम है, उसमें आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा है, इसमें सिर्फ एम्पिरिकल पूछा है। ये क्वेश्चन निकालो आप, मुझे भेजो, देखता हूं मैं आप कर सकते हो कि नहीं। नेक्स्ट देखो, ये देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। तो जब हमने ये देखो, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं पहले, ऐसे आपको दिखेगा नहीं। अब देखो, अब दिख रहा है आपको? देखो चलो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन एक बार फिर करा देता हूं। आपको मैंने ये कराया भी है मोल कंसेप्ट वाले उसमें लेक्चर में, ठीक। तो हटाते हैं इसको, एक बार साफ करते हैं, फिर ये करते हैं क्वेश्चन।
तो देखो पूछा क्या है यहाँ, सिंपल पूछा है विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स। तो आगे दिए हुए हमें ऑप्शंस किस में मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं, तो निकालने के लिए पहला हमारे पास लिखा हुआ है 7 ग्राम N2, ठीक, 7 ग्राम N2 में। दूसरा दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 2 ग्राम H2, 2 ग्राम H2। तीसरा दिया हुआ है हमें कितना, 16 ग्राम O2 और 16 ग्राम NO2, 16 ग्राम O2 और 16 ग्राम NO2। ऐसा मैंने आपको पहले भी कराया है। अभी मैं एक पार्ट आपको सॉल्व कराता हूं, बाकी आप वैसे ही सॉल्व करना, फिर देखना मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस में है, ठीक। तो देखो इसमें हम मॉलिक्यूल्स कैसे चेक करते हैं वो देखो, 7 ग्राम N2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे चेक करते हैं। तो आपको पता है 1 मोल ऑफ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और आपको ये पता है कि 1 मोल ऑफ N2 का मास कितना होता है, 1 मोल ऑफ N2 का मास होता है, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, दो का होता है 28, ठीक है, दो नाइट्रोजन का मास 28 होता है। तो 1 मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू यहाँ 28 ग्राम आएगा। हम बोलेंगे 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 टू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स हैं। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो 28 ग्राम नाइट्रोजन में, इस नंबर को Na बोलते हैं तो Na मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। 28 ग्राम नाइट्रोजन में Na मॉलिक्यूल्स हैं, हमें 7 ग्राम में निकालने हैं। तो 7 ग्राम में निकालने के लिए पहले हम 1 ग्राम नाइट्रोजन में निकालेंगे। 1 ग्राम नाइट्रोजन में हमारे पास कितने होंगे, Na डिवाइडेड बाई 28, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 ग्राम में, ठीक है। अब देखो आपको निकालना है 7 ग्राम नाइट्रोजन में, तो 7 ग्राम नाइट्रोजन में मॉलिक्यूल्स होंगे 1। देखो आपको पता है 1 की वैल्यू है तो 7 की कितनी होगी, जितनी 1 की है उसको 7 से मल्टीपल कर लो। 7 ग्राम नाइट्रोजन में होंगे Na डिवाइडेड बाई 28 मल्टीपल बाई 7, ये होगा इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब देखो 7 1 द 7, 7 4 द 28, यहां से आया Na डिवाइडेड बाई 4। अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ अगर आप Na की यहाँ वैल्यू लिखोगे ना तो फिर कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, वो आप छोड़ दो। आप इसको जैसे ये आएगा ना Na/4, इसको आप ऐसे कर दो, इसको आप 1/4 Na तो लिख सकते हो ना, 1/4 Na। तो आप हर किसी जो पार्ट यहाँ दिया हुआ है उसमें जो ये नंबर है 6.022 इसको Na मान लो, और लास्ट पे Na ऐसे आ जाएगा, किसी में 1/4 Na, किसी में 1/2 Na ऐसे आएगा, ठीक। ऐसे कर लो, ये आ गया 1/4 Na मॉलिक्यूल्स कितने कहाँ हैं, 7 ग्राम में। अब आप जब कंपेयर करोगे ना तो कंपेयर करने पे Na को नहीं देखोगे, क्योंकि Na को आपने अलग कर लिया है, ठीक है। तो आप सिर्फ 1/4 जो आया या फिर 1/2 1/3 उसको लिखोगे, उससे कंपेयर करोगे, ठीक। यहाँ 1/4 आया तो आप 1/4 को अगर आप डिवाइड करोगे ना तो 1/4 को ऐसे लिखते हैं 0.0 4 to the 8 पॉइंट लगा है, यहाँ 2 है तो 0, 5 4 द 20, ये आएगा। यहां से आएंगे मॉलिक्यूल 0.25 Na, मतलब यहां से 0.25 Na मॉलिक्यूल्स आएंगे। ये आगे फर्स्ट में, ये हमने फर्स्ट में निकाल लिए। आप ऐसे ही सब में निकालो। एक और मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि Na जो है ना, इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है, Na को Na ही रख देना है, सिर्फ Na को छोड़ के इनसे ही हम कंपेयर कर लेंगे। जैसे देखो अगर मैं 2 ग्राम H2 में मॉलिक्यूल निकालूं तो कैसे आएगा, 2 ग्राम H2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपको पता है कि यही वही लिखना पड़ेगा सब कुछ। तो आपको पता है 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना होता है, 2 ग्राम होता है। तो 1 मोल H2 किसके बराबर होता है, 2 ग्राम के बराबर, ठीक है। नहीं 1 मोल ऑफ H2 ऐसे लिख लो। 1 मोल ऑफ H2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे ये किया था वैसे ही 1 मोल ऑफ N2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने। 1 मोल ऑफ H2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, Na मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना होता है, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम H2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स, ठीक। हमें यहाँ पूछा ही 2 ग्राम में, तो 2 ग्राम में हमें निकाल ही दिया सीधा, 2 ग्राम H2 में कितने होंगे, Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मतलब आप ये लिख सकते हो कि पहला हमने निकाल लिया ना, 7 ग्राम N2 में होंगे 0.25 Na। तो 2 ग्राम H2 दूसरे पॉइंट के, आपको समझ में आ रहा है। देखो पहले पॉइंट का जो है ना, मैं यहां लिख देता हूं, पहले पॉइंट में आए 0.25 Na मॉलिक्यूल्स, ठीक। दूसरे में आए कितने मॉलिक्यूल्स, 2 ग्राम H2 में कितने मॉलिक्यूल आए, Na मॉलिक्यूल्स, ठीक। Na मॉलिक्यूल का मतलब है 1 Na मॉलिक्यूल्स, 1 इंटू Na करेंगे, वही Na क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक। इसमें भी आप निकाल सकते हो, इसमें भी निकाल सकते हो।
आपको चलो मैं ये करके बता देता हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन और है वो आप खुद करना। ठीक, देखो 16 ग्राम O2 में मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, यहां निकाल देते हैं। 16 ग्राम O2 में कितने मॉलिक्यूल आएंगे, आपको पता है 1 मोल ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ O2 मतलब 32 ग्राम। 32 ग्राम O2 में कितने होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स। तो 16 ग्राम में कितने होंगे, यहां से 1 ग्राम निकाल दो। 1 ग्राम O2, 32 ग्राम O2 भी लिखना है। 32 ग्राम O2 में Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 ग्राम O2 में होंगे Na डिवाइडेड बाई 32 मॉलिक्यूल्स। ठीक, और हमें निकालना है 16 ग्राम में, 16 ग्राम O2 में कितने होंगे, Na बाई 32 मल्टीपल बाई 16, 16 16 16 टू द 32, तो Na डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ठीक, Na, तो यहां आ जाएंगे हमारे पास Na डिवाइडेड बाई 2 मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 Na, तो 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 Na मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ। ठीक, यहाँ मैं लिख देता हूँ आए 0.5 Na मॉलिक्यूल्स। ठीक, इसी तरह इसमें भी निकाल सकते हैं। इसमें तो 16 ग्राम NO2 में कितने मॉलिक्यूल आएंगे, आपको पता है 1 मोल ऑफ NO2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल किसी का भी लो तो Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, तो 16 ग्राम में कितने आएंगे, तो आपको पता है इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास NO2 का मोलर मास निकालोगे ना NO2 का, तो नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन यहाँ 32 है, 4 2 6 3 1 4 46 ग्राम आएगा। तो 1 मोल ऑफ Na2 इज इक्वल टू कितना होता है, 46 ग्राम Na2, 46 ग्राम में Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 ग्राम NO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na डिवाइडेड बाई 46। और हमें कितने ग्राम में पूछा है, हमें पूछा है 16, मतलब 16 ग्राम में, यही पूछा है ना, छोड़ तो नहीं, 16 ग्राम में पूछा है। हमें कितने ग्राम में पूछा है, हमें पूछा है 16 ग्राम में, तो 16 ग्राम NO2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 ग्राम में इतने, तो 16 ग्राम में ये मल्टीपल बाई ये करेंगे, N डिवाइडेड बाई Na डिवाइडेड बाई 46 मल्टीपल बाई 16। ठीक है, इतना आएगा। तो यहां से इसको काट लो, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आएगा, यहां से 23 आएगा, यहां से आएगा 8/23 Na, इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो 8/23 आप करोगे ना, 8/23 अगर आप करोगे, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ठीक, दिख रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर हो सकता है दिखे। अब देखो, अब दिख रहा है, देखो यहां से हमने ये किया ना, वही सेम प्रोसेस लगाना है। ठीक है, वही सेम प्रोसेस, हमने 1 ग्राम NO2 में निकाल दिए मॉलिक्यूल, फिर 16 ग्राम में निकालने थे वो निकाल दिए, 8/23 Na आया, तो 8/23 करेंगे कितना आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 23 करेंगे तो 0.8 डिवाइडेड बाई 23, 8 डिवाइडेड बाई 23, 0.34, यहां से आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे 0.34 Na। अब आप बताओ किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो देख लो, यहां देखो, यहां आपको पता है कि ये 0.25 है, यहां 1 इंटू Na है तो 1 Na आया। ठीक, यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.34 है। देखो Na को हम 1 इंटू Na लिख सकते हैं ना, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये 1 सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ आएंगे। ठीक, Na से आप, Na तो सब में कॉमन है, Na से कंपेयर नहीं कर सकते, उसके पीछे जो नंबर है इनसे कंपेयर कर सकते हो, इनके पीछे जो नंबर है सबसे बड़ा 1 है, उससे सब छोटे हैं, तो 2 ग्राम H2 में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक, तो इसका एक और तरीका भी है निकालने का। आप पहले देखो, ये मास दिया हुआ है ना, ये मास दिया हुआ है ना, तो सबके मोल्स निकाल सकते हो। ठीक है, फिर मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, जैसे देखो अगर मुझे 7 ग्राम N2 में मॉलिक्यूल्स निकालने हो, क्या करूंगा मैं, देखो 7 ग्राम N2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो पहले मोल निकाल लो। तो मोल कैसे निकालेंगे, N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है ना। ठीक है, तो यहां आप एक काम कर लो, मास कितना है यहाँ 7 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना आएगा 28। ठीक है, तो 7 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ 1/4 मोल्स आ जाएंगे, मतलब 0.25 मोल्स। तो आप अभी ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसके 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, इसके 1 मोल में होते हैं Na मॉलिक्यूल्स, तो इसके 0.25 मोल आ गए, तो 0.25 मोल में कितने आएंगे 0.25 Na। ठीक, ऐसे मोल निकाल के भी निकाल सकते हो, और ये जो मैंने आपको मेथड बताया ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक, दोनों ही सेम चीजें, अगर आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको ये आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक, ऐसा एक और क्वेश्चन भी है, वो आप खुद करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं एक और भी है, यहाँ देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। तो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस एंड वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। ठीक, आपको नोट्स में मिल जाएगा ये। नेक्स्ट,
ये देखो, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, तो ये क्वेश्चन करके आप मुझे भेजना, मैं देखूंगा आपने सही किया कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत बार कराए। देखो पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में होंगे, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, 54 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, 10 ग्राम H2 में, 54 ग्राम ऑफ H2O में। तो यहाँ भी वही सेम टू सेम कंसेप्ट लगता है, या तो पहले मोल्स निकाल लो, फिर मोल के हिसाब से देख लो, या फिर ऐसे कर लो। ठीक, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, मोल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। ये और वो क्वेश्चन सेम है, ठीक, इसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं। इसमें 2 नंबर पे देखो लिखा है डिफाइन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी आप कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है, बहुत बार रिपीट हो गया। ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बोला था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन वाला। तो ये आपको मैंने कल वाले लेक्चर स्टोइकियोमेट्री वाले लेक्चर में कराया था, तो वहां आप जाके देखो, ये क्वेश्चन वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको समझ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 1 एटम ऑफ सिल्वर का मास निकालना है। तो 1 एटम ऑफ सिल्वर का मास निकालने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज है सिल्वर का पता होना चाहिए, एटॉमिक मास। तो आपको ये मैं बता देता हूं, एटॉमिक मास Ag सिल्वर का होता है 108। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आप करो अच्छा सॉल्व। 1 एटम ऑफ सिल्वर का मास निकालना है, तो आपको पता है 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर का मास कितना होता है। एटम्स ऑफ Ag का मास होता है 108 ग्राम, होता है ना। 1 मोल ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108 ग्राम होता है। मोल इन टर्म्स ऑफ मास यूज करो, मतलब इतने एटम्स ऑफ सिल्वर का मास 108 ग्राम होता है। 1 एटम ऑफ सिल्वर का मास कितना होगा, 1 एटम ऑफ Ag का मास होगा ये डिवाइडेड बाई ये, तो 108 डिवाइडेड बाई 6.022 × 10⁻23। तो इसको सॉल्व कर लो, बस ये आ जाएगा 1 एटम ऑफ सिल्वर का मास। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट ये देखो, परसेंटेज कंपोजिशन दी है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो आपको वेपर डेंसिटी भी दी है और इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये भी आप करो और मुझे सेंड करो। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। देखो, आपको कार्बन की परसेंटेज दी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज दी है, तीनों दी है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो आपको पहले क्या करना है, इस परसेंटेज को मास में कन्वर्ट करना है, फिर मोल में कन्वर्ट करना है, फिर यहां से एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। जब एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया, उसके बाद आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। जा रहा हूं मैं, देखो इंपेरिकल फार्मूला जब निकल जाएगा, फिर आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो n निकालना पड़ेगा यहां से आपको। n इज इक्वल टू होता है मोलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास आप यहां से निकालोगे, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, वेपर डेंसिटी दी है 2 इंटू वेपर डेंसिटी करोगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो वो मॉलिक्यूलर मास यहां रखना, एम्पिरिकल फार्मूला निकाल के उसका मास निकाल के यहां रखना, n आएगा, उसको मल्टीपल करना एम्पिरिकल फार्मूला से, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ऐसा मैंने आपको कराया है लेक्चर्स में, आप कर लोगे इसको। ठीक, इसको सॉल्व करने का भी कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट देखो, ये देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल के लेक्चर में कराया है लिमिटिंग रीएजेंट वाले में, तो इसको करते हैं सॉल्व। पहले इसको साफ कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन ये दी हुई है। ठीक है, तो बोला क्या गया है, यहां बोला गया है कि हाइड्रोजन गैस जो है उसको प्रिपेयर किया गया है लेबोरेटरी में जिंक और HCl को रिएक्ट करवा के। ठीक, और आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। वो चीज है ये, देखो स्टोइकियोमेट्री जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपको मैंने बताया था जैसे रिएक्शन आती है उसको पहले बैलेंस करो, तो ये बैलेंस्ड है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 मोल इसका रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल इसके, ठीक, इसका 1 मोल है और इसका 1 मोल बन रहा है। ठीक, अब देखो, अब आप देखो दूसरी चीज हम ये लिखते थे ना पहले कि 1 मोल ऑफ जिंक कितना होता है, तो 1 मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ जिंक होता है। तो जिंक का मास यहाँ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है लास्ट में 63.3 इतना दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज हमें यहाँ क्या दी है, आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, देखो हमारे लिए यहाँ सिर्फ जिंक और हाइड्रोजन को ही देखो तो वही काफी है। देखो यहाँ सिर्फ जिंक और हाइड्रोजन का जिक्र हुआ है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट STP व्हेन 32.65 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट विद HCl। मतलब जब जिंक का 32.65 ग्राम रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन कितनी लिबरेट होती है। मतलब हमारे पास क्वेश्चन में जिंक और हाइड्रोजन का जिक्र है।
तो हम सिर्फ जिंक और हाइड्रोजन के बारे में ही लिखेंगे। तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस है, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस किसके बराबर होता है? 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखो दिया हुआ है कि आप 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.7 लिखोगे। अब देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना आएगा? 22.7 लीटर ये आएगा। अब देखो आगे, देखो अभी इतना हमने लिख दिया है क्वेश्चन को पढ़ के। अब आपको ये पता है कि क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये समझ में आ रहा है कि पूछा क्या है। पूछा ये है कि जब हम 32.65 ग्राम जिंक लेंगे, 32.65 ग्राम जिंक जब हम लेंगे तो उस टाइम कितनी हाइड्रोजन गैस यहां प्रोड्यूस होगी। तो आपको डेटा जो दिया हुआ है यहां से समझ में आ रहा है कि जब हम 63.3 ग्राम जिंक ले रहे हैं तो उस टाइम 22.7 लीटर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जब हम 63.3 ग्राम जिंक ले रहे हैं उस टाइम कितनी गैस रिलीज हो रही है? 22.7 लीटर इतनी गैस रिलीज हो रही है, इतनी H2 गैस रिलीज हो रही है। जब हम 32.65 ग्राम जिंक लेंगे तब कितनी रिलीज होगी? तो उसके लिए पहले 1 ग्राम का निकालना पड़ेगा। जब हम 1 ग्राम जिंक लेंगे तब कितनी रिलीज होगी? 22.7 डिवाइडेड बाई 63.3 इतने लीटर H2 रिलीज होगी। अब 1 ग्राम जिंक से इतनी होगी तो इतने ग्राम जिंक से कितनी होगी? 32.65 ग्राम जिंक से कितनी होगी? 22.7 डिवाइडेड बाई 63.3 मल्टीपल बाई 32.65 लीटर H2 इतनी H2 रिलीज होगी। तो आपको वही चीज है कि 1 ग्राम की वैल्यू दी हुई है तो इतने ग्राम जिंक की निकालनी है, तो 1 ग्राम की इतनी है, इतने ग्राम की ये मल्टीपल बाई ये हो जाएगा, वही प्याज वाली बात है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? 32.65 टू ऐसे करके आ जाएगा। 63 है ना या कुछ और है? 65.3 है, 63 नहीं है ये, 65.3 है। ठीक है, 65.3। ठीक, तो यहां से 32.65 को 2 से अगर आप करोगे ना मल्टीपल तो 2 पे ये 65.3 के बराबर आएगा। यहाँ 2 1 द 2 11 2 द ऐसे करके 3 11.3 कुछ आ जाएगा। यहाँ से इतने लीटर गैस रिलीज होगी जब हम इतना जिंक लेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे करना, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखो, यहां पूछा है इंपीरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O और मॉलिक्यूलर मास भी दिया है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। तो आपको क्या क्या दिया है? आपको बोला हुआ है कि इंपीरिकल फार्मूला जो है वो दिया हुआ है CH2O। ठीक, और बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है? N इंटू इंपीरिकल फार्मूला होता है। ठीक, मतलब N इंटू इंपीरिकल फार्मूला क्या है? CH2O, इसके बराबर होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और N कहां से आएगा? N आपको पता है N होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई इंपीरिकल फार्मूला मास, यही होता है N। तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 150। ठीक है, डिवाइडेड बाई इंपीरिकल फार्मूला मास, इंपीरिकल फार्मूला का मास, तो ये कार्बन 12 प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 16 और 17 18 और 19 20 और 10 30 यहाँ से आ जाएगा इंपीरिकल फार्मूला मास 30। तो ये 30 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 again 5 3 द 5 नहीं 3 1 द 3 3 5 द 15 3 5 द 15। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5। अब आप इस n को यहाँ n की वैल्यू में पुट कर दो 5, तो बस यहाँ से 5 कार्बन से करेंगे तो C5 आ जाएगा, H को 5 से मल्टीपल करेंगे तो H10 आ जाएगा, O5 आ जाएगा। C5 H10 O5 जो है यही आंसर है, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही पूछा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन है? तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो यहां पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। 34 ग्राम अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 34 ग्राम अमोनिया दिया हुआ है NH3, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अब आप एक काम करो, पहले इस 34 ग्राम अमोनिया की मोल्स निकाल लो। तो मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दिया है यहाँ? 34 ग्राम, तो 34 ग्राम मास है। मोलर मास ऑफ अमोनिया होता है नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 3 17 17, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो मोल्स आ जाएंगे 2। ठीक, 2 मोल्स मतलब 34 ग्राम को हमने 2 मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब हम अगर 34 ग्राम अमोनिया में मॉलिक्यूल निकालें, चाहे 2 मोल अमोनिया में मॉलिक्यूल निकालें, एक ही बात है। तो 34 ग्राम अमोनिया को हमने 2 मोल्स में कर लिया। अब आपको पता है 1 मोल ऑफ NH3 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 1 मोल किसी का भी हो उसमें होते हैं 6.022। ठीक है, इंटू 10⁻23 इतने होते हैं। तो 2 मोल में कितने होंगे? हमने 2 मोल लिख दिए ना। 2 मोल ऑफ NH3 में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऐसा होगा। तो यहाँ से 12 इंटू 10⁻23 आएगा।
इसको 1.2 में कन्वर्ट करेंगे तो 1.2 इंटू 10⁻24 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना सिखाया है मैंने, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखो ना 6⁻12 आ जाएगा यहाँ, इसको राउंड ऑफ करो तो ये आप कैलकुलेशन करना, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यहाँ 2 मोल ऑफ अमोनिया में। 2 मोल मतलब 34 ग्राम में, एक ही बात है। दूसरा क्वेश्चन देखो, पूछा है व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये तो आपको मैंने कराया ही है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में क्या हो, जल्दी कंज्यूम हो जाए। ठीक है, ऐसे रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, कल के लेक्चर में आपको कराया था। नेक्स्ट देखो, ये देखो यहां पूछा है राइट द इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड दिए हुए हैं, एक तो आपको बेंजीन दिया है। बेंजीन अभी आपको नहीं समझ में आएगा, हो सकता है आपने अभी बेंजीन के बारे में ना पढ़ा हो, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अच्छे से समझ में आएगा बेंजीन का क्या फार्मूला होता है। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, 6 कैंसिल करेंगे, 6H इसका इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा। दूसरा दिया है एसिटिक एसिड, वो होता है CH3COOH। ठीक, इसको थोड़ा सा और सिंपल करें, मतलब ये होता है एसिटिक एसिड का फार्मूला, इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो C2 आएगा, यहाँ 2 कार्बन है, H कितने 3 और 1 4, तो H4 आएगा, O कितने 2 तो O2 आएगा। ये आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, इसको इंपेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 2 2 2 4 2 1 2, CH2O आ जाएगा। ये आ जाएगा इसके इंपेरिकल फार्मूला। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन। ठीक, एक ये वाला जो क्वेश्चन है ना लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको हटा देते हैं एक बार। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल स्टोइकियोमेट्री वाले लेक्चर में भी कराया था। ठीक है, तो देखो यहां बोला गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं। देखो यही बोला गया है, H2 प्लस O2 रिएक्ट करके बना रहे हैं H2O। पहला काम क्या करना है बोलो जल्दी जल्दी, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगी। ठीक, यहाँ 1 आएगा। दूसरा काम क्या करना है, इसमें जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो लिखो। इसके 2 मोल्स हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन से इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल्स हैं बन रहे हैं। और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, 2 मोल H2 का मास कितना होगा, 1 मोल H2 का मास होता है 2 मोल H2 का मास होता है 4 ग्राम, इसके 1 मोल का मास होता है 32 ग्राम, इसके 2 मोल का मास होगा, 1 मोल का मास होता है 18, 2 का होगा 36 ग्राम। इतनी इंफॉर्मेशन हमें खुद ही मिल रही है। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है कि जब 3 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे 29 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे। जब 3 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे, मतलब जब हम हाइड्रोजन जब हम 3 ग्राम लेंगे और ये ऑक्सीजन जब हम 29 ग्राम लेंगे, तो तब हमें आप ये बताओ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो अब आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। ठीक, तो आप ऐसे निकाल सकते हो इस इंफॉर्मेशन से। ठीक, पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, पहले आप इस इंफॉर्मेशन को देखो। आपको पता है 4 ग्राम H2 के साथ कितना O2 रिएक्ट कर रहा है, 4 ग्राम H2 के साथ 32 ग्राम O2 रिएक्ट कर रहा है, 32 ग्राम O2 रिएक्ट कर रहा है। ठीक, तो 1 ग्राम H2 के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम H2 के साथ 32 डिवाइडेड बाई 4 ग्राम O2 रिएक्ट करेगा, मतलब 8 ग्राम, मतलब 8 ग्राम H2 रिएक्ट करेगा 1 ग्राम H2 के साथ। अब देखो हमारे पास H2 इन्होंने कितनी बोली है, इन्होंने बोला 3 ग्राम H2, तो हम देखेंगे 3 ग्राम H2 के साथ कितना O2 रिएक्ट करेगा। 1 ग्राम H2 के साथ 8 ग्राम H2 नहीं, ये O2 है। ठीक है, 1 ग्राम H2 के साथ 8 ग्राम O2 रिएक्ट करता है, तो 3 ग्राम H2 के साथ कितना करेगा, 8 इंटू 3, 8 मल्टीपल बाई 3 ग्राम O2 रिएक्ट करेगा, इज इक्वल टू 24 ग्राम O2 रिएक्ट करेगा। ठीक, आप ऐसा बोलोगे 3 ग्राम H2 के साथ 24 ग्राम O2 रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास O2 दिया कितना है, O2 प्रेजेंट कितना है हमारे पास 29 ग्राम। अब आप मुझे बताओ लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। देखो हाइड्रोजन इन्होंने बोला 3 ग्राम, ठीक है, हमने लिख दिया 3 ग्राम हाइड्रोजन। 3 ग्राम हाइड्रोजन जब हम लेंगे उसके साथ सिर्फ 24 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, लेकिन ऑक्सीजन है कितना 29 ग्राम। जब 24 ग्राम रिएक्ट कर जाएगा 29 ग्राम में से, मतलब 29 ग्राम में से सिर्फ 24 ग्राम रिएक्ट करेगा, तो 29 से 24 चला गया, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन बच जाएगा पीछे। बोलो ये बात ट्रू है कि नहीं। देखो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ सिर्फ 24 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। ठीक, बाकी ऑक्सीजन बच जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन है कितना 29 ग्राम, इन्होंने बोला है ना, है 29 ग्राम।
ठीक, लेकिन उसमें से सिर्फ 24 ग्राम जो है रिएक्ट करेगा, बाकी बच जाएगा। बचा कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बच गया। जो बच जाता है वो तो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। खत्म कौन सा हो जाएगा? 3 ग्राम हाइड्रोजन। 3 ग्राम हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन। तो मतलब यहां से आप बोलोगे हाइड्रोजन इस रिएक्शन के अंदर H2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, H2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक, समझ में आया आपको? हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बस पहला हमने निकाल दिया। विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट? हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है जो खत्म ना हुआ। आपको खुद देखना पड़ेगा, यहां दिमाग लगाना पड़ेगा कि 3 ग्राम हाइड्रोजन जब हम लेंगे वो सिर्फ यहां से 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बाकी ऑक्सीजन बच जाएगा। जो बच गया वो एक्सेस रिएजेंट होता है, और जो खत्म हो गया 3 ग्राम पूरे का पूरा 24 ग्राम के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। ठीक, तो ये H2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, अब देखो दूसरे पार्ट में पूछा हुआ है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी प्रोड्यूस। इस रिएक्शन से मैक्सिमम कितना वाटर प्रोड्यूस होगा? तो आपको मैंने पहले ही बताया था प्रोडक्ट उतना बनता है जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट हो। तो इस बेस पे प्रोडक्ट को देखेंगे। तो इस बेस पे प्रोडक्ट को कैसे देखेंगे? आपको यहां से दिख रहा है कि 4 ग्राम H2 से कितना प्रोडक्ट बन रहा है। देखो इतनी इंफॉर्मेशन से 4 ग्राम H2 से 36 ग्राम वाटर बन रहा है। 4 ग्राम H2 से 36 ग्राम H2 बनता है, H2O बनता है। और जब हम इसका 3 ग्राम लेंगे तो कितना बनेगा? तो आप यहां लिख सकते हो 1 ग्राम H2 से कितना बनेगा? 1 ग्राम H2 से 36/4 ग्राम H2O बनेगा। ठीक, तो अब हमारे पास ये कितना है? 3 ग्राम H2O 3 ग्राम है, तो 3 ग्राम H2 से कितना बनेगा? 36/4 मल्टीपल बाई 3 ग्राम H2O बनेगा। ठीक, यहां से 9 पे उड़ेगा, 27 ग्राम H2O बनेगा यहां से। जब हम 3 ग्राम जब ये हाइड्रोजन लेंगे तो उस टाइम 27 ग्राम वाटर बनेगा। अब आप पूछोगे नहीं आपने ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिया? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट चेक किया मैंने। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो हाइड्रोजन आया, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के बेस पे जो है वो हम प्रोडक्ट देखते हैं, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। इसलिए हम इस बेस पे ही देखते हैं कि मैक्सिमम कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। मैक्सिमम उतना ही पानी प्रोड्यूस होगा यहां से जितना ये होगा, तो इतना ये है ही 3 ग्राम, तो इस बेस पे ही देखेंगे ना। ठीक है, तो आपको पहला काम यहाँ यही करना था, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना था, वो हमने निकाल दिया। ठीक है, कैसे निकालते हैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, कल का लेक्चर आप देख लो स्टोइकियोमेट्री वाला। ठीक, और कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा वो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के बेस पे देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। मुझे उम्मीद है अगर आपने लेक्चर सारे अटेंड किए हैं तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है फिर भी आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको बताया ही था मैंने, आप एक बार जाके लेक्चर चेक कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो वही क्वेश्चन है, इसको छोड़ो, ये अभी हमने किया। नेक्स्ट, डिफाइन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कितनी बार आप करोगे? ये आप बार बार पूछा जाता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये हो गया हमारा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ये मैंने आपको बोला था जब मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कराया था। मैंने आपको बोला था कि आइंस्टाइन ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बोल दिया था। वो वाला लेक्चर वहां नोट्स पे आप देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ये आप वहां से डेफिनेशन देख लो इसकी। ठीक, इसको कराने की कोई जरूरत नहीं है, कराया है ऑलरेडी। अब ये जो क्वेश्चन हैं यहां तक देखो, यहां तक हमारे 2023 तक क्वेश्चंस खत्म हो गए। अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सामने जो थोड़े से ब्लैक कलर के, देखो ये वाले, ये क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आप आराम से कर सकते हो। देखो पहला क्या पूछा है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। ये वही क्वेश्चन है जो पहले रिपीट हुआ है। ऑक्साइड ऑफ आयरन का जो मैंने आपको बोला है ना, आपने करके मुझे भेजना है, जो होमवर्क बोला है। ठीक, मतलब आयरन और ऑक्सीजन की परसेंटेज दी है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। ठीक, ये आप निकाल सकते हो, ये 2024 में पूछा था। ये देखो, डिफाइन मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो ये देखो, ये भी रिपीट ही हुआ है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आपको पता ही है, तो सम ऑफ एटॉमिक मास करके मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, अभी हमने देखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इतना सिंपल है, ये 2024 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो, ये व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये तो आपको पता ही है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, बहुत बार आपको मैंने करा दिया। पीछे रिपीट वाला क्वेश्चन है, ये भी 2024 में पूछा था। ठीक, नेक्स्ट ये देखो, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, तो यहां से बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला पूछा हुआ है पहले। तो आपको पता है बेंजीन का फार्मूला
जो होता है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला वो ये होता है, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, CH इसका एम्पिरिकल फार्मूला आएगा, तो CH इसका ऑप्शन है करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में देखो ये दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। देखो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है ना 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यही पूछा है। तो आपको पता है मॉलिक्यूल निकालने के लिए पहले मोल निकाल लो, तो मोल कितने होंगे 8 ग्राम में, n इज इक्वल टू मास दिया है 8 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है इसका 32, 8 4 द नंबर ऑफ मोल्स आगे 1/4। ठीक है, 1/4 होता है 0.25। ठीक है। अब देखो 8 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आपको पता है 1 मोल ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ 8 ग्राम को हमने मोल में कन्वर्ट किया तो 1/4 मोल आ गए, मतलब 0.25 मोल। तो आप सीधा लिख लो 0.25 मोल ऑफ O2 में कितने होंगे 0.25 मल्टीपल बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो बस इसको मल्टीपल कर लो, जो आएगा वही होगा। एक बार करें 0.25 को 6.022 से मल्टीपल करके देखते हैं, अच्छा कौन सा आता है 0.5 इंटू 1.5 वाला ऑप्शन है, 1.5 वाला एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया था इस बार 2024 में। ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं आपने 8 ग्राम क्यों नहीं लिखा यहाँ, तो हमने 8 ग्राम में देखो पूछा तो हमें 8 ग्राम में है ना कि 8 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हमने 8 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दिया। 8 ग्राम में इतने मोल होते हैं तो इतने मोल में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही 8 ग्राम में होंगे ना। हमने पहले मोल में कन्वर्ट कर लिया, फिर उतने मोल में मॉलिक्यूल देख लिए, तो इतने मोल्स 8 ग्राम ही होते हैं ना, तो 8 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होंगे। 1.5 वाला ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। ठीक, इतना आसान है, ये आपसे हो ही जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो इंपिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इंपिरिकल फार्मूला वाले में कराया था। मैंने आपको बोला था कि अगर इंपिरिकल फार्मूला दिया हो, CH2O2 दिया है, देखो CH2O2 दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ, सीधा पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, तो आप n की वैल्यू पुट करोगे। आपको ये पता है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फार्मूला होता है, तो मैंने आपको बोला था n इज इक्वल टू 0 1 2 ये हो सकता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया, तो n की वैल्यू आप पुट करके देखो। देखो इसके साथ अगर हम n लगाएंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, तो n अगर आप 1 पुट करोगे तो यही बनेगा, n 1 पुट करोगे ना तो वो CH2O2 ही रहेगा। n को 2 पुट करके देखो, तो 2 पुट करोगे C2H4O4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ C2H4O4 है कहीं, तो C ऑप्शन वही है। देखो जब हम n को 2 पुट करेंगे, जब हम n को 2 पुट करेंगे तो C4H4O4, C4 नहीं C2H4O4 हो जाएगा, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। ऐसा मैंने आपको वहां भी कराया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो n इंटू इंपिरिकल फार्मूला होता है, n की वैल्यू 0 1 2 इसमें से कोई पुट करो, जो ऑप्शंस के साथ मैच हो गया वही होगा। ठीक, अब देखो 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछा हुआ है, तो इसको कराता हूं मैं, एक बार इसको हटा देता हूं। फिर देखो यहां पूछा है 1 मोल ऑफ CO2 में क्या क्या होगा। अगर आप चेक करो 1 मोल CO2 में क्या क्या होगा। ठीक, तो आपको पता है 1 मोल CO2 क्या एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल है। ठीक, तो 1 मोल CO2 है, 1 मोल CO2 है अगर, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। देखो एक तो इसमें कार्बन प्रेजेंट है, एक इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है पहले भी कि 1 मोल CO2 जो है इसमें 1 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट है और 2 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देखो यही है ना, दिख रहा है आपको। 1 मोल CO2 है, इसमें 1 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट है। अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, और अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ऐसा ही है, तो 1 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट है, 2 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। अब आप देखो 1 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 C एटम्स यहाँ प्रेजेंट है। ठीक, 2 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 O एटम्स प्रेजेंट है। ठीक, अब ऑप्शन में देखो क्या पूछा हुआ है, यहाँ क्या क्या लिखा है। तो यहाँ देखो पहला है 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम प्रेजेंट है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखो करेक्ट है कि नहीं,
हमने देखा ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं, 2 इंटू 6.022 मतलब 1.2 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। दूसरा ऑप्शन यहाँ गलत है, इतने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं है। बाकी 18 इंटू इतने मालिक्यूल, ये सब कुछ गलत है। 3 एटम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये इसके अंदर 1 मोल सी एटम प्रेजेंट है, 2 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मैं कैसे कर रहा हूं, ऐसा आपको मैंने क्वेश्चन कराया ही था। 1 मोल ये वाला है तो इसमें 1 कार्बन है, तो इसका 1 मोल है तो इसमें 1 कार्बन एटम का 1 मोल होगा। 2 ऑक्सीजन है तो 2 मोल होंगे ऑक्सीजन एटम के, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, एक बार करना, प्रॉब्लम आई तो मेरे से पूछ लेना, 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, ये वेपर डेंसिटी दी है 22, मॉलिक्यूलर मास बताओ। तो वेपर डेंसिटी क्या है, 22 दी है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये आपको कराया है मैंने, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी 22 है तो 44 हो जाएगा ना मॉलिक्यूलर मास, तो 44 आंसर आएगा पहले का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, ये अब आप खुद निकालो, 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ये कराने का अब क्या है, पहले मोल्स निकालो। देखो पहले मोल्स निकालेंगे ना, मोल्स इज इक्वल टू होगा मास 36 दिया है डिवाइडेड बाई वाटर का मोलर मास होता है 18, यहां से आ जाएंगे 2 मोल्स, मतलब 36 ग्राम के बन रहे हैं 2 मोल्स। तो आपको पता है 1 मोल ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, और हमें 2 मोल्स में निकालने हैं। 2 मोल्स ऑफ H2O में कितने होंगे, H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये 12 वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ, 1.2 या फिर 12 वाला। तो ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन 12 वाला है ना, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो वही ए वाला ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। ठीक, 36 ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट कर लिया, तो 36 ग्राम में निकालो या 2 मोल में निकालो, एक ही चीज है। ठीक, ऐसे इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट देखो, ये देखो, स्टेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, गिव वन एग्जांपल। ये भी 2024 में पूछा गया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बताओ, जो आपको पता ही है, एक एग्जांपल देनी है, वो भी आप बता दोगे। ठीक है, वही है ना, वाटर को कहीं से भी लेके आओ तो रेशो सेम होती है, वही लॉ है। बस हो गया। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिए। देखो फिर हम वहां ही पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट किया था, 7 इयर्स जेके बोस PYQs। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप पहले सारे के सारे लेक्चर्स देखो अच्छे से। जो मैंने क्वेश्चंस वहां लेक्चर के अंदर कराए वही क्वेश्चंस यहाँ रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करोगे, उसके बाद ये पढ़ोगे, तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो बाकी जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कवर किया, इसी तरह हम सेकंड चैप्टर भी अच्छे से कवर करेंगे। तो ऐसे ही हम सारे चैप्टर के जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम टाइम तक आपकी मैं हेल्प करूंगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस लेक्चर को एक लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक, इसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको और कमेंट्स में मिल जाएगी। ठीक, ठीक है, फिर हम इस लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं। इस लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर भी हो गया खत्म। तो हम मिलेंगे फिर कल या फिर परसों या फिर एक दिन बाद, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कोटेशन देख लो। ठीक है, कोई ज्ञान वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मेहनत करो आप। ठीक है, कोई ज्ञान शान नहीं है, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने आप को रिवार्ड दो। ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एग्जाम में भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो आपने देखा ही होगा कि इस चैप्टर में से एक ही ऐसा क्वेश्चन था थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस, बाकी सब हमने जो किया वही थे। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।